नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। ये तो आप जानते ही हैं कि ट्रंप और ईरान में समझौता हो चुका है, एमओयू पे साइन हो चुके हैं और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के खुलने की बात है, ऑयल सप्लाई के नॉर्मल होने की बात है। थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन खबर ये आ रही है कि यूरोप में तेल की कीमतें पहले से कम करना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि इंटरनेशनल जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है उसकी प्राइस $90 से नीचे चली गई है। तो ब्रिटेन और दूसरे देशों में यूरोप में जो पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ाई गई थी, गैस की प्राइस बढ़ाई गई थी, वो नीचे आ रही है। अब सवाल यह है कि भारत में नरेंद्र मोदी सरकार ने ₹7.5 बढ़ा दिए थे पेट्रोल डीजल के दाम, और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो एलपीजी की कीमत भी बढ़ाई गई थी। और जो कमर्शियल सिलेंडर होता है, यहां तक कि जो छोटा वाला सिलेंडर होता है जो गरीब आदमी रखता है, जो मजदूर और छात्र खासतौर पर बाहर रहते हैं, वो छोटा सा सिलेंडर रखते हैं अपने कमरे में एक कोने में, ताकि वहां पर खाना बना सकें, इन सब की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई थी। अब सवाल वही जो मैंने पूछा, वो सवाल ये उठता है कि अब, क्योंकि जब बढ़ाया गया था तो सारी जो भक्त मंडली थी और सरकार ये कह रही थी कि इंटरनेशनल वजहों से बढ़ाया गया है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तेल नहीं आ रहा है, तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, इसलिए हमको बढ़ाना पड़ रहा है। और जो भक्त थे वो कह रहे थे कि मोदी जी बेचारे क्या करें, जब इंटरनेशनल मामला है तो उनको कीमत बढ़ानी पड़ी है। उनसे मेरा सवाल है कि अब जब इंटरनेशनल प्राइसेज घट गई हैं, जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सप्लाई नॉर्मल होने जा रही है, तो क्या नरेंद्र मोदी सरकार इकट्ठे ₹7.5 जो बढ़ाया गया था युद्ध की वजह से, वो ₹7.5 डीजल और पेट्रोल से कम करेगी, सीएनजी से कम करेगी, एलपीजी पर जो जबरदस्त बढ़ोतरी हुई थी, कमर्शियल सिलेंडर की, नॉर्मल सिलेंडर की, छोटू सिलेंडर की, क्या वो सब का सब वापस लेगी? अब देखिए, मुझे ये मत याद दिलाइएगा कि एक टीवी एंकर ने कहा था, एक महिला टीवी एंकर है, उन्होंने कहा था कि ऊपर ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर ऊपर से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है नीचे नीचे से। इन प्राइसेस के बढ़ने की वजह से जो ट्रांसपोर्ट कास्ट बढ़ा है, उसके चलते बाजार में हर चीज महंगी हो गई है, चाहे फ्रूट हो, चाहे सब्जी हो, चाहे दालें हो, चाहे चावल हो, जितना सामान जो आप रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं सब महंगा हो चुका है। तो क्या नरेंद्र मोदी सरकार देश को महंगाई से निजात दिलाने के लिए इन सारी चीजों की कीमत कम करेगी? अगर कम करती है तब तो यह माना जाएगा, चलिए इंटरनेशनल क्राइसिस थी, बढ़ा दिया, अब इंटरनेशनल क्राइसिस खत्म हुई है तो घटा दिया। लेकिन अगर नहीं कम करती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कंपनियों की लूट जारी रहेगी। इस टाइम भी फायदा उठा रहे थे, आगे भी फायदा उठाते रहेंगे, उनका मुनाफा लगातार बढ़ता रहेगा और आपकी हालत लगातार खराब होती रहेगी। और इसी महंगाई और बाकी सारी चीजों के चलते जो हमारा जॉब मार्केट है, उसकी हालत भी लगातार खराब हुई है। आप कहीं से उठाकर देख लीजिए, कोई भी खबर आप उठाकर देख लीजिए, आपको दिखाई देगा कि भारत में पढ़े लिखे बेरोजगारों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं, जो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है। ये बताती है कि 2004 में 20 से 29 साल के जो बेरोजगार थे, उनमें ग्रेजुएट्स की हिस्सेदारी 32% थी, यानी जितने रोजगार थे उसमें 32% ऐसे थे जो ग्रेजुएट थे। 2023 में अगर आप देखेंगे तो हर 3 में से 2 बेरोजगार जो हैं वो ग्रेजुएट हैं, यानी 67%, 67% बेरोजगार जो हैं वो ग्रेजुएट हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी किसी तरह का रोजगार इनको नहीं मिल रहा है। तो पढ़ा लिखा बेरोजगार इस देश में आपको गली गली दिखाई दे रहा है, रोजगार नहीं है। रोजगार क्यों नहीं है, यह समझना बहुत जरूरी है। सबसे आसान काम कह दिया जाता है कि देश के अंदर जनसंख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, और जनसंख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ने की वजह से सबको रोजगार नहीं मिल सकता है। अब आप सोचिए, जनसंख्या जब बढ़ती है, एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो एक मुंह लेकर पैदा होता है, यानी खाने वाला एक नया पैदा हो जाता है, लेकिन 2 हाथ और 2 पैर लेकर भी काम होता है। तो काम करने वाला भी नया पैदा हो जाता है। एक तरफ वो डिमांड बढ़ाता है, दूसरी तरफ सप्लाई बढ़ाता है। एक तरफ एक नए बच्चे के पैदा होने पर नई डिमांड्स पैदा होंगी, उसके लिए सामान खरीदना होगा, बड़ा होगा तो अपने लिए वो सामान खरीदेगा, घर बनाएगा, कपड़े खरीदेगा। आप समझ रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उसके हाथ भी होते हैं, उसके पांव भी होते हैं, तो वो बाजार में काम भी करेगा और प्रोडक्शन भी करेगा।
अब ये जो प्रोडक्शन है यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको समझना बेहद जरूरी है। मोदी सरकार, ये बात मैं लगातार कहता हूं और लगातार मैं कहता रहूंगा क्योंकि इस बात को बार बार कहना बेहद जरूरी है। मोदी सरकार जब सत्ता में आई उसके बाद वो एक नई पॉलिसी लेके आई जिसका नाम उसने दिया मेक इन इंडिया। और मेक इन इंडिया का पूरा मतलब क्या था कि बाहर से सामान आएगा और असेंबल होगा, यानी हमारे यहां जो नई चीजें बननी होती हैं, जो ऐसी चीजें बनती हैं जो जीरो से लेकर और ऊपर तक सब कुछ हिंदुस्तान में बना हो, जिसका सारा इनपुट हिंदुस्तान में बना हो, जिसको हम मेड इन इंडिया कहते थे, उसकी जगह पर ऐसी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई जिसमें सारा इनपुट बाहर से आता था और उसको आता है बेसिकली, और उसको असेंबल करके हम दुनिया में बेच रहे हैं। आज भारत मैन्युफैक्चरिंग के मामले में लगातार पिछड़ता जा रहा है और हकीकत यह है कि हमारे पास कोई ऐसा बड़ा प्रोडक्ट नहीं है जिसके बिना दुनिया का काम ना चले। अब आप देखिए, आप बाजार में मोबाइल खरीदने जाइए, एप्पल खरीदिए, सैमसंग खरीदिए, एलजी खरीदिए, जो भी मोबाइल आप खरीदते हैं, ओप्पो खरीदिए, एमआई खरीदिए, A1 या जो भी मोबाइल है, जो भी आप खरीदने जाइए, जितने इंपॉर्टेंट ब्रांड्स हैं, सारे के सारे ब्रांड जो हैं वो बाहर के बने हुए हैं। कई हिंदुस्तानी ब्रांड्स ने मोबाइल बनाने की कोशिश की, सस्ती कीमत पर मार्केट में टिकने की कोशिश की, लेकिन उनको न तो गवर्नमेंट का उस तरह का सपोर्ट मिला और न ही उनके पास उस तरह का टेक्नोलॉजिकल बैकअप और मार्केट बैकअप था कि वो बाजार में टिक पाते। इसलिए जो इंडियन मॉडल्स आए बहुत जल्दी बाजार से बाहर हो गए। विदेशी मॉडल ने मोबाइल के मार्केट पर कब्जा कर लिया। और इसको तो आप छोड़ ही दीजिए, मोबाइल की बात छोड़ दीजिए, किसी भी फील्ड में जाइए, आपको टीवी खरीदनी है, आपको फ्रिज खरीदनी है, आपको एक अच्छी पेन खरीदनी है, आपको सिगरेट का लाइटर खरीदना है, जो भी आप खरीदने जाएंगे आप देखेंगे कि विदेशी सामानों से बाजार पटा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी अक्सर बातें कर देते हैं विदेशी सामान ना खरीदें। आप जरा एक महीने, जो आपकी महीने की जरूरत होती है, वो केवल देशी सामानों से चलाने की कोशिश करें और फिर आपको समझ में आएगा कि जिन चीजों की रोजमर्रा हमको जरूरत है वो तो देशी अवेलेबल ही नहीं है ही नहीं मार्केट में। सब कुछ जो भरा हुआ है विदेशी भरा हुआ है। चॉकलेट भी खरीदने जाएंगे तो नेस्ले की अगर चॉकलेट आप खरीदेंगे तो वो विदेशी चॉकलेट है, इंडियन नहीं है। इंडिया में फैक्ट्री है उसकी, इंडिया में बनती है, लेकिन कंपनी जो है वो विदेशी है। कोल्ड ड्रिंक पीने जाएंगे तो सारी कंपनियां आपको विदेशी मिलेंगी, चाहे वो पेप्सी हो और चाहे कोको कोला हो। जो इंडियन थी, थम्स अप इंडियन था, इंडिया में बना हुआ था, बिक गया। और भी कई सारी इंडियन, जब हम लोग छोटे थे तो गोल्ड स्पॉट पीते थे और लिम्का पीते थे, ये सारा कुछ इंडियन था। ये सब कुछ अब विदेशी हो गया क्योंकि विदेशी कंपनियों ने खरीद लिया। हमारे देश की पॉलिसी ऐसी रही कि देशी प्रोडक्ट्स को बचाने की जगह विदेशियों को भारत में बुलाने का लगातार हम काम करते रहे। अभी मोदी जी विदेश में थे, फ्रांस में थे, 2-2 टेलीप्रॉम्प्टर लगाकर हिंदी में भाषण दे रहे थे और उस भाषण में कह रहे थे कि जो भी आपके यहाँ साइंटिस्ट हैं, इन्वेंटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो भारत आए, हम उनको भारत बुला रहे हैं। कभी इतने प्यार से भारत के अंदर कहते कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेंटर्स हैं, जो भारत के नए तरीके के टेक्निक को और बाकी सब चीजों को जानने वाले हैं, वो आकर मुझसे मिले हैं, मेरे साथ बैठे, मैं उनको सारी सुविधाएं दूंगा और वो भारत के अंदर रहकर ही प्रोड्यूस करें, भारत से बाहर ना जाएं। आप जानते ही हैं कि भारत में जो भी इस तरह के साइंटिफिकली या फिर इंजीनियर्स या डॉक्टर, जो भी इस तरह के एक लिमिट से ऊपर, एक लेवल से ऊपर होते हैं, वो बाहर निकलना चाहते हैं। क्यों निकलना चाहते हैं? इसलिए नहीं कि वो अपने मुल्क से कम प्यार करते हैं, इसलिए कि इस मुल्क में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भले कहा जाए, लेकिन नौकरी करना और बिजनेस करना दोनों बहुत मुश्किल काम है। एक जरा सा काम शुरू करने जाइए, दुनिया भर के लाइसेंस चाहिए आपको, दुनिया भर के टैक्सेस हैं, जो इनकम कमाइए उस पर टैक्स दीजिए, उसके पहले जीएसटी दीजिए, जितने इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो दीजिए। टैक्स देते देते हालत आज ये है कि थोड़ा बहुत कमाने वाला आदमी अगर नौकरी नहीं कर रहा है, छोटा मोटा बिजनेस भी कर रहा है, तो सीए के बिना उसका काम नहीं चलता। सीए की फीस उसके खर्चों में जुड़ गई है। तो देश के अंदर काम करने से अच्छा उसको लगता है कि दुबई चला जाए, अमेरिका जाने को मिले, अमेरिका चला जाए, कहीं और चला जाए ताकि वहां चैन से रह सके। दुबई जाएगा तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसके बावजूद सारी सुविधाएं मिलेंगी। और ये केवल दुबई का नहीं है, लगभग पूरे मिडिल ईस्ट का हाल है। यूरोप जाएगा, टैक्स जरूर देना पड़ेगा, लेकिन शानदार सुविधाएं मिलेंगी। अगर कोई बीमार पड़ गया तो इलाज की चिंता नहीं है, बच्चे हैं तो उनके पढ़ने की चिंता नहीं है, कार नहीं भी होगी तो काम चल जाएगा क्योंकि लोकल ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है। यहां
ठीक ठाक पैसा कमाने वाला आदमी 15% 30% टैक्स दे रहा है। अगर बीमार पड़ा तो इलाज भी खुद कराना है, पढ़ाना है बच्चों को तो सारा खर्चा करना है, सामने घर के सड़क टूटी फूटी होगी उसको झेलना है, हवा गंदी है इसलिए एयर प्योरीफायर खरीदना है, पानी खराब है इसलिए वाटर प्योरीफायर खरीदना है। सरकार की कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार का काम सिर्फ और सिर्फ टैक्स वसूलना है और उस टैक्स के पैसे से क्या होता है उसका कोई हिसाब नहीं देना है। आप देखिए जितनी सुविधाएं हमारे यहां मंत्रियों संत्रियों को मिली हुई हैं, मैंने कम से कम यूरोप वगैरह में इतनी सुविधाएं नहीं देखी। इस तरह से 15-15 20-20 गाड़ियों का काफिला नहीं चलता है, इस तरह से बंगले नहीं मिले हुए हैं, इस तरह से सारी चीजें फ्री नहीं हैं और इस तरह से जिंदगी भर की पेंशन नहीं है। लेकिन यहां भारत एक ऐसा देश है जहां 15-20 हजार रुपए 25 हजार रुपए की सरकारी नौकरी करने वाले आदमी को तो पेंशन नहीं मिलती है, लेकिन एमएलए एमपी जिनको एमएलए एमपी रहते हुए भी सारी सुविधाएं मिलती हैं, टेलीफोन से लेके लाइट से लेके पानी से लेके नौकर तक सब फ्री होता है, उनको सारी जिंदगी पेंशन मिलती है। ये होता है हमारे आपके टैक्स के पैसे का। हमसे आपसे कहा जाता है कि पेट्रोल बचाओ, 4 दिन नाटक चलता है, सारे के सारे मंत्री दिखाते हैं, कोई ऑटो में चल रहा है, कोई ट्रेन में चल रहा है, कोई बस में चल रहा है और 4 दिन के बाद वैसे ही बड़े बड़े काफिले आपको दिखने लगते हैं। बचत की बात, सोना ना खरीदने की बात, विदेश ना जाने की बात, ये सब आपके लिए है। और हमारे जजों को और हमारे वकीलों को 75 के आसपास संख्या थी, इनको ब्रिटेन जाने दिया जाता है किस बड़े काम के लिए? बैडमिंटन खेलने के लिए। जितनी भी स्कीम, बड़ी बड़ी स्कीमें मोदी साहब ले आते हैं, सारे अखबार भर जाते हैं, सारे चैनलों पर शोर होता है कि ये स्कीम आ रही है, देश बदल जाएगा, फला हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा। मोदी जी उद्घाटन करते हैं, 4 दिन तक शोर होता है और उसके बाद स्कीम कहां जाती है किसी को पता नहीं चलती। एक अखबार में इन स्कीम्स को एक साथ रख दिया कि इन स्कीम्स में क्या कहा गया था और क्या हुआ, और आप देखते चले जाइए। स्वच्छ भारत स्कीम आई थी जिसमें कहा गया था कि 5.8 हजार करोड़ रुपए का फंड रिलीज हुआ है। आज के डेट में केवल 2.2 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और देश कितना स्वच्छ हुआ है ये सवाल मैं आपसे ही पूछ लेता हूं। बारिश शुरू होगी और आप देखेंगे कि कूड़े के ढेर आपको पानी में तैरते हुए नजर आएंगे। और वैसे तो किसी भी शहर में चले जाइए, कूड़े के ढेरों में किसी तरह की कोई कमी आपको नहीं दिखेगी। ऐसे ही स्मार्ट सिटीज का एक प्रोजेक्ट आया था, इसमें 9.7 हजार करोड़, 9.7 हजार यानी तकरीबन 10 हजार करोड़ रुपए का फंड रिलीज किया गया था। और जो खर्च हुआ है वो केवल और केवल 182 करोड़ का फंड खर्च हुआ है, यानी 10% भी ठीक से खर्च नहीं हुआ है। और कौन सी स्मार्ट सिटीज बनी है? जिन शहरों का नाम लिया गया था कि यहां स्मार्ट सिटी बनेंगी, आप देखेंगे कि वहां कुछ नहीं हुआ है। बस केवल धुलेरा स्मार्ट सिटी कोई बन रही है, जहां से आपको रोज फोन आता होगा कि जमीन खरीद लीजिए क्योंकि वो मोदी जी के घर के करीब है और वो पूरी की पूरी स्कीम राष्ट्रीय सेठ के पास है। इसलिए आप जानते हैं कि वहां आपको कुछ बनता हुआ दिख रहा है। फाइनली क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा कोई नहीं जानता। अच्छा, नाम बड़े सुंदर सुंदर रखे जाते हैं, ऐसा पूरा डिटेलिंग किया जाता है कि उसका जो शॉर्ट फॉर्म बने वो बड़ा खूबसूरत लगे। तो ऐसे ही एक स्कीम आई अमृत, जिसका नाम है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। सारे शहरों को बदल देंगे, शहरों का चेहरा बदल देंगे, दुनिया भर की बात हुई। इसमें भी 8.4 हजार करोड़ रुपए रिलीज हुए और खर्च जो हुआ है वो केवल 2.4 थाउजेंड करोड़ हुआ है। ऐसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना आप जानते ही हैं, इसमें भी 9.7 के करोड़ यानी 9.7 हजार करोड़ रुपए का फंड रिलीज हुआ। खर्च जो हुआ है वो केवल 2,000 करोड़ का हुआ है। आप गिनते चले जाइए। दीनदयाल अंत्योदय योजना थी जिसको कहा गया कि नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है। जो सबसे गरीब लोग हैं, एकदम गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको अनाज देने और बाकी सब की बात थी। इसमें 1,500 करोड़ रुपए खर्च होने थे और अभी आधे खर्च हो पाए हैं, यानी 848 करोड़। आप गिनते चले जाइए। जिस योजना की बात करेंगे, जिसको मास्टर स्ट्रोक बताया गया, कुछ दिनों बाद पता चलता है कि वो बंद हो गया। नोटबंदी की गई तो वो मास्टर स्ट्रोक था, अब नोटबंदी की कभी बात नहीं होती। जीएसटी लाया गया तो वो मास्टर स्ट्रोक था और उस जीएसटी ने कैसे छोटे दुकानदारों को तबाह और बर्बाद किया है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो कुल मिलाकर चाहे वो विदेश नीति हो चाहे आर्थिक नीति हो, किसी का भला नहीं कर रही सिवाय अडानी, अंबानी और ऐसे 2-4 करोड़पतियों का। उनके अलावा किसी का भला नहीं होना। तो फिर आप बताइए, जब मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, जॉब क्रिएशन नहीं होगा,
तो देश का क्या हाल होगा। आज जॉब के नाम पे क्या है, जॉब के नाम पर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर किराए पे ले लीजिए या खरीद लीजिए, जोमेटो, स्विगी और अमेजन और फलाना और ढिमकाना इनके सामान पहुंचाते रहिए, महीने के 15-20 हजार रुपए कमा लीजिए, खुश रहिए। बस यही जॉब है मार्केट में। इसके अलावा अगर मार्केट में आप जाएंगे तो कहीं कोई जॉब आपको नहीं मिलेगी। अभी मैं बीच में देख रहा था कि एक ऐसा ऐप बना है कि साहब लोग बाजार में खरीदारी करने जाएंगे तो एक बंदा हाथ में सामान लेकर चलेगा। आप सोचिए कि जो प्रोडक्शन में सहायता दे सकता था, जो मोबाइल बनाने में, टीवी बनाने में, फ्रिज बनाने में और बड़े बड़े प्रोडक्शन में काम कर सकता था, वो बंदा किसी का झोला लेकर पीछे पीछे घूमेगा। यह हमारी श्रम शक्ति की, हमारे लेबर पावर की बर्बादी नहीं है तो क्या है। सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों के पास पैसा है, उनको 10 मिनट में घर बैठे सामान चाहिए, आप सामान पहुंचा रहे हैं। इससे जीडीपी में कुछ नहीं जुड़ता है, कोई नई चीज प्रोड्यूस नहीं होती है और दरअसल एक बड़ा ऐसा क्लास पैदा होता है जो कहने के लिए बेरोजगार नहीं है, लेकिन जिसके रोजगार का कहीं कोई मतलब नहीं है। आप समझ सकते हैं देश किस तरफ जा रहा है। और इसीलिए वो सवाल मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि अब जब इंटरनेशनल तेल की कीमत कम हो गई है तो कम से कम मोदी जी तेल और गैस की कीमत कम करें, ताकि महंगाई से थोड़ा बहुत लोगों को छुटकारा मिल सके। बाकी ये तो समझ में आ ही गया है कि 2 लाख और 2 करोड़ नौकरियां देने की जो बात थी वो फ्रॉड थी। इस देश में नौकरियां बिल्कुल नहीं मिल रही हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।